आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले विलियम नाम का एक आदमी इंग्लैंड में रहता था। गरीब, बेसहारा और बहुत ही बुरी किस्मत लेकर पैदा होने वाला आदमी। शायद विलियम से ज़्यादा बुरा नसीब किसी का नहीं होगा। कोई भी उससे बात नहीं करता, ना ही कोई उसको काम देता। बेचारा अंदर ही अंदर मर चुका था। एक मुर्दा शरीर में एक रूह थी बस, जो इधर उधर भटक रहे थे। बोल सकते थे, लेकिन हंसना तो शायद वो भूल ही चुका था। विलियम बचपन में ऐसा नहीं था, वो भी एक नॉर्मल बच्चा था। लेकिन एक दिन विलियम की मदर उसके फादर के साथ उन्होंने घूमने का प्लान बनाया। वो और विलियम सभी घूमने एक पुराने किले में गए। वहाँ सभी ने बहुत ही एंजॉय किया। लेकिन वहाँ से आने के बाद विलियम की तबीयत जैसे खराब सी रहने लगी। विलियम हर दिन कमज़ोर होने लगा और एक दिन सुबह ही विलियम की मौत हो गई। सभी ने उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर ली और सभी विलियम को ले गए। विलियम की मदर डायना, जो कि ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनका इकलौता लड़का अब मर चुका है। डायना एक काला जादू करने वाली महिला थी। ये बात उसने अपने पति जॉर्ज से छुपाई थी। वो अपनी तंत्र विद्या से किसी भी आदमी को, किसी भी मुर्दा आदमी को वापस से जिंदा कर सकते थे। लेकिन उस आदमी के अंदर किसी और की आत्मा प्रवेश होते थे, उसकी खुद की नहीं। वो रात अमावस्या की काली रात थी। इस रात काली परछाइयाँ और शैतानी ताकतें बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। डायना चुपचाप अपनी तंत्र मंत्र के सामान के साथ विलियम जिस कब्रिस्तान में दफनाया गया था, उस कब्रिस्तान में विलियम की कब्र के पास बैठ गई और एक उल्लू और चमगादड़ की बलि देकर उसका खून विलियम के ताबूत को खोलकर डालने लगी। थोड़ी देर के बाद विलियम उठ बैठा। डायना उसको अपने साथ घर ले आई। डायना जानती थी कि विलियम के शरीर में एक शैतानी ताकत है जो कि बहुत ही खतरनाक है। लेकिन उसको सिर्फ अपना बेटा जिंदा चाहिए था, जो कि अब उसको मिल चुका था। एक दिन डायना कुछ फ्रूट्स काट रहे थे। अचानक डायना के हाथ में चाकू लग गया और हाथ से खून निकल आया। विलियम वहीं मौजूद था। खून देखकर वो गिरे हुए खून को चाटने लगा। उसने डायना को एक झटके में चाकू से काट डाला और सारा खून पी गया। अभी विलियम खून पी ही रहा था कि जॉर्ज अपनी कोई फाइल लेने ऑफिस से घर आया और विलियम और डायना को देखकर वहीं बेहोश हो गया। जॉर्ज को जब होश आया तो वो एक अस्पताल में था। उसने जो देखा उसको वो एक सपना लग रहा था, इसलिए उसने डॉक्टर को डायना से मिलने के लिए बोला और डॉक्टर ने उसको घटित घटना के बारे में बोल दिया और ये बोला कि आपकी वाइफ का मर्डर, कुछ चोर आपके धन और जेवर लेकर चले गए। आपकी वाइफ इसका विरोध कर रहे थे, इसलिए चोरों ने आपकी वाइफ को चाकू से मार डाला, जबकि आपका बेटा दूसरे रूम में बेहोश मिला और आप दरवाजे पर बेहोश मिले। इतना सब कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। जॉर्ज अपने बेटे का राज जान चुका था, क्योंकि जब उसने अपनी वाइफ डायना से विलियम के पुनः जिंदा होने के बारे में पूछा तो डायना ने उसके अंदर शैतान की आत्मा का बोल दिया था और ये भी बोल दिया था कि ये सिर्फ शरीर विलियम का है, आत्मा से एक शैतान है। तब जॉर्ज ने अपने बेटे के प्यार के मोह की वजह से डायना का साथ दिया था, क्योंकि वो भी विलियम को बहुत प्यार करता था। फिर उनकी औलाद भी तो इकलौती विलियम ही था। अस्पताल से जॉर्ज और विलियम घर आ गए थे और जॉर्ज अपनी वाइफ डायना को बहुत याद कर रहा था। उसको चैन नहीं मिल रहा था
उसकी आंखों में खून सवार था। वो बस विलियम को मारना चाहता था, लेकिन कैसे उसे ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि विलियम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। जॉर्ज ने विलियम की तरफ अपने कदम बढ़ाए। विलियम गहरी नींद में सो रहा था। जॉर्ज के एक हाथ में एक तेज चाकू जो विलियम की गर्दन तक जा चुका था। जॉर्ज ने पूरी ताकत से विलियम की गर्दन पर वार किया। तभी विलियम की आंख खुल गई और विलियम की गर्दन अलग होकर नीचे गिर गई। जॉर्ज ने सोचा कि विलियम मर चुका है, लेकिन अगले ही पल विलियम कुर्राता हुआ जॉर्ज पर झपटा और जॉर्ज का सारा खून पी गया। जॉर्ज भी मर चुका था। विलियम ने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया और अब विलियम घर से निकल चुका था किसी और शिकार के लिए। चलते चलते विलियम एक कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहां एक बॉडी को लोग दफना रहे थे। विलियम ने देखा कि सभी लोग अब जा चुके थे। उसने कब्र खोदकर ताबूत से लाश को निकाला और जानवरों की तरह खून पीने लगा। ये घटनाएं अब शहर में चर्चा में आ गई और सभी उस आदमी से डरने लगे, लेकिन कोई उसको जानता नहीं था। विलियम को अपने लिए खतरा लगने लगा और उसने वो शहर छोड़ दिया और एक नए शहर में आ गया। यहाँ वो एक कंपनी में जॉब करने लगा, एक चपरासी का, क्योंकि इससे उसको फ़ायदा ही था। रात उसको बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि रात को शिकार का समय होता है। सब लोग परेशान थे कि इतनी मौतें हो कैसे रही है। शहर में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही थी। विलियम को अब अपना शिकार नहीं मिल रहा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा शक्ति और जगह जगह पर लोग पहराते रहते हैं। विलियम को रात में इतनी उत्तेजना होती कि वो खून के बगैर रह नहीं पाता। उसने एक लड़की से शादी कर ली। लड़की का नाम एंजल था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। शादी वाली रात विलियम बिल्कुल नॉर्मल रहा और एक दिन जब एंजल ने विलियम को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और जल्दी ही वो बाप बन जाएगा, विलियम परेशान हो गया, क्योंकि दुनिया में दो शैतान नहीं रह सकते हैं, एक को तो जाना ही होगा और विलियम तो नहीं जा सकता था। इसलिए उसने एंजल से बच्चे को गर्भ में ही मारने को बोल दिया, लेकिन एंजल ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। विलियम एंजल से बहुत प्यार करता था, इसलिए एंजल को वो मार भी नहीं सकता था। वो परेशानी में था। विलियम ने एंजल से रिक्वेस्ट की कि वो बच्चा नहीं चाहता, क्योंकि वो खुद एक शैतान है और अगर ये बच्चा धरती पर आ गया तो ये मुझे मार डालेगा। एंजल ने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकती। अब विलियम को यह एहसास हो गया कि या तो वो अपनी मौत को आने दे या फिर एंजल को मार दे, क्योंकि एंजल मर जाएगी तब उसका होने वाला बच्चा भी अपने आप ही मर जाएगा और ऐसे ही उसकी मौत टल सकती है। अब विलियम एंजल से थोड़ा दूर रहने लगा था और एक रात जब एंजल गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी विलियम ने एक चाकू से एंजल को मार डाला। मगर एंजल एकदम से चिल्लाकर उठ गई और उसने देखा कि ये तो बस एक सपना था, लेकिन उसको अब खतरा था। हर वक्त विलियम से वो अलग ही रहती थी। जब विलियम गहरी नींद में सोया हुआ था तब अपने घर से वो निकल गई, क्योंकि उसको लगने लगा था कि विलियम अब उसके लिए और उसके बच्चे के लिए खतरा है। रात के करीब 12 बजे वो घर से हमेशा के लिए निकल गई थी। जाने से पहले उसने एक आखिरी बार विलियम को देखा, जो बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। एंजल ने उसके रूम का लॉक बाहर से लगा दिया और घर से निकल गई। अभी वो थोड़ी दूर ही निकली थी कि उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा और जैसे ही वो मुड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा खलासी राजू
पिछले 15 मिनट से ढाबे में खाना लाने के लिए घुसा है, मगर पता नहीं क्यों वो अभी तक खाना लेकर लौटा नहीं। तेज भूख की वजह से पेट के चूहे भी मर चुके थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब मुझसे रहा नहीं गया, तब मैंने अपना फ़ोन उठाया और राजू को फ़ोन मिलाने जा ही रहा था कि तभी खाना लेकर राजू ट्रक में आ गया। उसके आते ही मैंने पूछा, क्या कर रहा था इतनी देर से? इस पर राजू बोला, अरे वो गर्मा गर्म बनवा रहा था ना, इसलिए टाइम लग गया। चलिए उस्ताद, खाना खाते हैं। खाना सच में बड़ा स्वादिष्ट था। अब खाना अच्छा था या मेरी भूख बढ़ी हुई थी ये नहीं मालूम, मगर हाँ, खाना खाकर मजा आ गया। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि तभी राजू के पास वाली खिड़की पर कोई भिखारी आकर खड़ा हो गया और हाथ बढ़ाकर कुछ देने के लिए बोलने लगा। पहली बार तो राजू ने उसे कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया, मगर इसके बावजूद भी वो जब नहीं माना, तब राजू ने उसे डांट कर भगा दिया। मगर जाते जाते उस भिखारी ने कहा, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, बहुत गलत किया। इतना बोलकर वो भिखारी वहां से चला गया। उस वक्त तो हमने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया, मगर हमें पता नहीं था कि कभी कदार लोगों की बद्दुआ भी लग जाती है। खैर, खाना खत्म करने के बाद ट्रक स्टार्ट करके हमने अपना सफ़र शुरू किया। हाईवे पर फैला सन्नाटा ही ये बताने के लिए काफ़ी था कि रात बहुत हो चुकी है। 70-80 की रफ्तार में हमारी ट्रक आगे बढ़े जा रही थी। हाईवे पर जितना सन्नाटा था उतना ही अंधेरा। मन में मौसम बिगड़ने का डर भी था, क्योंकि बीच बीच में बादलों की गर्जन और बिजली की चमकाहट हम साफ सुन और देख पा रहे थे। खैर, ट्रक चले जा रही थी। स्कूल बेंच और फर्नीचर से ट्रक पूरा भरा हुआ था। हमें जिस गांव में माल उतारना था वो अभी काफ़ी दूर था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे, तभी राजू बोला, उस्ताद, आगे मोड़ से दाएं ले लेना। इस पर मैंने पूछा, क्यों? रास्ता तो सीधा है ना? इस पर राजू बोला, उस्ताद ये शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने भी सोचा कि अगर थोड़ा जल्दी माल डिलीवर कर देंगे तो हमारा ही अच्छा होगा, और वैसे भी मैं बहुत बार सैकड़ों शॉर्टकट रास्तों से गुजर चुका हूँ। इसलिए मैंने भी बिना किसी अगर मगर के सामने मोड़ पर जाकर ट्रक को दाईं ओर मोड़ लिया। अब हमारे सामने जो रास्ता था वो रास्ता कम, जंगल ज्यादा लग रहा था। घने लंबे पेड़ रोड की ओर इतना झुके हुए थे कि हमारी ट्रक बार बार उन पेड़ की टहनियों से टकरा रही थी। रास्ते का ऐसा हाल देखकर मैंने राजू से पूछा, तुझे पक्का पता तो है ना कि यही है वो शॉर्टकट? इस पर राजू बोला, इधर से ही सुना था मैंने, पर ये था या इसके आगे वाला समझ नहीं आ रहा। इस पर मैंने बोला, क्या यार, जब मालूम नहीं था तो क्यों बोला यहाँ आने के लिए? अब उतना घूम कर जाना पड़ेगा। इस पर राजू बोला, नहीं नहीं उस्ताद, यही है वो रास्ता, सामने बोर्ड देखिए। राजू के कहने पर मैंने जब सामने देखा तो सड़क के किनारे पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था बनिहार गांव 49 किलोमीटर। उस बोर्ड को देखकर मुझे थोड़ी शांति मिली और मैं बेझिझक ट्रक को भगाने लगा। मगर एक बात अभी भी खटक रही थी कि उस पूरे रास्ते पर हमारी ट्रक के अलावा और कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। मेरी ट्रक और रात कीड़ों की आवाज़ें उस रास्ते की खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ जंगल होने की वजह से इन छोटी मोटी आवाज़ें उस गहरी खामोशी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। उस सुनसान रास्ते पर
अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने सड़क पर हमें एक चेक पोस्ट दिखा। मगर अजीब बात तो ये थी कि उस चेक पोस्ट पर ना तो कोई पुलिस वाला था और ना ही कोई गाड़ी। चेक पोस्ट का फाटक गिरा हुआ था, लिहाजा मैंने फाटक से कुछ ही दूरी पर ट्रक रोक दिया और नीचे उतरकर फाटक की ओर बढ़ने लगे। मेरी देखा देखी राजू भी उतर चुका था। मैंने एक नज़र चारों तरफ देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक इंसान तो दूर एक परिंदा तलक भी दिख नहीं रहा था। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। जब बहुत खोजने के बाद भी कोई नहीं दिखा, तब मैं और राजू फाटक के पास गए और अपने हाथों की मदद से फाटक को उठाने की कोशिश करने लगे। मैंने जैसे ही फाटक को हाथ लगाया कि तभी मेरे हाथ में चिपचिपा सा कुछ लगा। मैंने जब अपनी हथेली को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी हथेली पर खून लगा हुआ था। मैंने अपनी हथेली को राजू की तरफ मुड़ाया। मेरी हथेली देखकर राजू बोला, क्या हुआ? क्या फाटक हटाओ? राजू से ये जवाब पाकर मैंने जब अपनी हथेली को वापस से देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मेरी हथेली पर लगा सारा खून अब गायब हो चुका था। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर मैंने राजू से कुछ नहीं बोला और चुपचाप फाटक उठाने में उसकी मदद करने लगा। कुछ ही देर में हम दोनों ने मिलकर फाटक उठा दिया और ट्रक लेकर आगे बढ़ गए। आगे का रास्ता और भी ज्यादा खाली था। इधर जंगल बहुत घना था, इतना कि जंगल की वजह से रोड छोटा हो गया था। तभी राजू बोला, उस्ताद, वो फाटक खाली क्यों था? इस पर मैं बोला, पता नहीं। इतना बोलकर मैं ट्रक चलाने पर ध्यान देने लगा। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि तभी ट्रक के ऊपर से खटपट की कुछ आवाजें आने लगी। मुझे लगा शायद झुकी हुई पेड़ की टहनियां ट्रक से टकरा रही होंगी, मगर ऐसा नहीं था। मैंने सिर झुकाकर ऊपर की ओर देखा, लेकिन पेड़ रास्ते और ट्रक से काफी ऊपर थे। तभी मैंने राजू से बोला, यह आवाज कैसी है यार? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी ट्रक की वाइंड शील्ड पर ऊपर से 2 पैर लटकते दिखे। मैं और राजू दोनों ही हैरान थे कि भला कोई चलती ट्रक के ऊपर कैसे बैठ सकता है। हालांकि उस वक्त हमें ट्रक रोककर देखना चाहिए था, मगर हम दोनों में से कोई भी इतना हिम्मत वाला नहीं था कि ट्रक से बाहर निकलकर देख सके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी राजू बोला, उस्ताद, ट्रक की स्पीड बढ़ा दो, जो भी होगा अपने आप गिर जाएगा। राजू की ये बात मुझे ठीक लगी और बिना कुछ सोचे समझे मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो जो कोई भी था अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। मैं और राजू डर के मारे थर-थर कांप रहे थे, मगर समझ नहीं आ रहा था कि इस बला से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। डर के मारे स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे और अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। ट्रक रास्ते के किनारे एक पेड़ से जा टकराई, जिसके साथ ही मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर मैं बेहोश रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तब मैं एक खड्डे में पड़ा हुआ था। मुझ पर मिट्टी फेंकी जा रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठ गया तो देखा कि सफेद कपड़ों में 3-4 लोग मुझ पर मिट्टी फेंक रहे हैं। उन सभी के चेहरे बड़े अजीब से थे। मैंने उस खड्डे से निकलने की कोशिश की और 2-4 बार हाथ पैर मारने पर मैं उस खड्डे से निकल भी गया। उस खड्डे से निकलकर मैंने जब इधर उधर देखा तो पाया कि आसपास सिर्फ कब्र ही कब्र है। मतलब ये
कि वो एक कब्रिस्तान था। मैं बिना देर किए राजू को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे राजू कहीं पर भी दिख नहीं रहा था। वो अजीब लोग भी मेरे पीछे पीछे घूमे जा रहे थे। मैं पागलों की तरह आवाज लगाकर राजू को ढूंढे जा रहा था, लेकिन राजू उस पूरे कब्रिस्तान में कहीं नहीं था। तभी अचानक ही किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। पीछे मुड़कर देखा तो वही तीनों अजीब लोग थे। तभी उन्होंने मुझे एक झटके से जमीन पर पटक दिया और घसीटकर मुझे उसी कब्र के पास ले जाने लगे जहां से मैं निकला था। लेकिन तभी किसी ने पीछे से मेरा पैर पकड़ा। वो जो कोई भी था, उसके पैर पकड़ते ही उन तीनों अजीब लोगों ने मुझे एकदम से छोड़ दिया और हवा में कहीं धुआं हो गए। मैंने पलटकर सामने देखा तो राजू था। राजू ने मुझे सहारा देकर उठाया और बोला, उस्ताद चलिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। फिर मैं और राजू कब्रिस्तान से बाहर की ओर जाने लगे। अभी हम कब्रिस्तान से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी राजू बोला, उस्ताद आप चलो, मैं आता हूँ, ट्रक बाहर ही पड़ी है। लिहाजा मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल गया तो मेरी ट्रक सामने ही पड़ी थी। ट्रक की हालत बहुत खराब थी। मैं चलकर ट्रक के पास गया और ट्रक में पड़े अपने फ़ोन को निकालने के लिए जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बगल वाली सीट पर राजू पड़ा हुआ था और उसकी सांसें थम चुकी थी। मतलब ये कि थोड़ी देर पहले जिसने मेरी जान बचाई थी वो राजू नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। राजू की लाश देखकर मैं फूट फूट कर रो दिया और उस दिन के बाद से मुझे राजू की आत्मा कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।